नमस्कार। आज हम आहना, निषेधग्नि और मुक्त हृदय कहानी के दूसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं। आहना और उसके तीन पुरुषों के साथ जो उलझे हुए रिश्ते थे, कबीर, राघव और अरमान, उनके बारे में। आपको याद होगा, पिछले भाग में हमने बात की थी कि कैसे इन तीनों ने एक समझौता किया था। आना को खोने का डर था तो उन्होंने उसे आपस में बांटने का फैसला किया। अजीब सा था, पर था। लेकिन आज देखेंगे कि कैसे गहराते जज्बात, वो पैशन और हाँ असुरक्षा, ये सब मिलकर उस समझौते की नींव को हिला देते हैं। तो चलिए इस उलझन को थोड़ा और खोलते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। एक रात है, आहना राघव के साथ है। माहौल काफी गहरा बना हुआ है। बाहर बारिश हो रही है, कमरे में धीमी जैज म्यूजिक, मोमबत्तियां जल रही हैं। और राघव उस रात कहता है, मैं तुमसे सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं जुड़ना चाहता आना, आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह महसूस करना चाहता हूं। आना ने भी महसूस किया कि कुछ अलग था। वो कहती है, जैसे हम सिर्फ जिस्म नहीं, एक दूसरे की रूह को समझ रहे हों। काफी इंटेंस पल था वो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। उसी करीबी के पल में, जब वो इतने नजदीक हैं, राघव को आहाना के बालों से अरमान के कलोन की हल्की सी महक आती है। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे उनके बीच जो तय की गई लकीरें थीं, वो अब धुंधली हो रही थीं, मिट रही थीं। ये सिर्फ जिस्मानी करीबी नहीं थी, अब उनकी अलग-अलग भावनात्मक दुनियाएं भी टकराने लगी थीं, और ये उस समझौते के लिए बहुत बड़ा खतरा था। सही काम, वो लकीरें मिट रही थी। और ये टकराव, ये टेंशन अगली ही रात और बढ़ जाता है जब अरमान आता है। कार में बैठते ही वो सीधे पूछता है, कल रात किसके साथ थी? राघव की शर्ट तुम्हारे दराज में क्या कर रही थी? साफ तौर पर जलन दिख रही थी। आहाना का जवाब भी देखिए। वो बस हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम्हें पता तो है सब कुछ, लेकिन हाँ, कब्जा करने की कोशिश करोगे तो मैं हाथ से निकल जाऊंगी। जुनून तो था, जाहिर है, पर उसमें गुस्सा था, दर्द था और एक अजीब सी तीव्रता थी, बहुत ज्यादा। अरमान का वो कहना कि तुम मुझे पागल कर देती हो और तुम्हारे साथ बेकाबू होना मुझे अच्छा लगता है, ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना अनियंत्रित और कहना चाहिए विस्फोटक किस्म का था। हाँ, मतलब जुनून और गुस्से का बड़ा अजीब सा मेल है इस रिश्ते में। एक तरफ अरमान की वो असुरक्षा है, अधिकार जताने की कोशिश, और दूसरी तरफ आहना की अपनी आज़ादी बनाए रखने की जिद। बिल्कुल। ये जुनून, कब्जा करने की इच्छा और गुस्सा, ये एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। ये रिश्ता जैसे एक धार पर चल रहा था जहां जज्बात किसी भी पल हद से गुजर सकते थे। और ये साफ दिखाता है कि कैसे वो शुरुआती समझौता, जो शायद प्रैक्टिकल लगा हो, अब भावनाओं के बढ़ते दबाव में टूट रहा था, बिखर रहा था। और ये बढ़ता हुआ दबाव, ये टेंशन आखिरकार कबीर को तोड़ देता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि आहना अब सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि इमोशनली भी राघव और अरमान के ज्यादा करीब जा रही है। तो कॉलेज की एक आफ्टर पार्टी है, शायद थोड़ी शराब का भी असर हो। सबके सामने कबीर आहना के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं आहना। और फिर वो इल्जाम भी लगाता है, राघव और अरमान तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, सबके सामने। ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ कबीर क्या कर रहा है? वो इस अपरंपरागत नॉन ट्रेडिशनल रिश्ते पर एक पारंपरिक ढांचा थोपने की कोशिश कर रहा है, यानी शादी। अक्सर ऐसा होता है, जब लोग भावनात्मक दबाव या अनिश्चितता महसूस करते हैं, तो वे जानी पहचानी सामाजिक व्यवस्थाओं में, जैसे शादी में, सुरक्षा ढूंढने लगते हैं, भले ही वो मौजूदा स्थिति के मिजाज से बिल्कुल अलग क्यों न हो। और पार्टी में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कबीर उसके सामने एक अंगूठी रखता है। सोचिए वो माहौल। आना अंगूठी उठाती है, एक नज़र अरमान पर डालती है, फिर राघव पर, उनकी तरफ देखती है, और फिर भीड़ की तरफ मुड़कर सबके सामने ऐलान करती है, मैं अब किसी की गर्लफ्रेंड नहीं, मैं अपने दिल की रानी हूं। और वो वहां से निकल जाती है। उसकी हील्स की आवाज में जैसे एक फैसला गूंज रहा था। आहाना का ये कदम सिर्फ उन तीनों पुरुषों को इनकार नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उस पूरी व्यवस्था को, उस सिस्टम को नकारना था जिसमें उसे बांटा जा रहा था, डिफाइन किया जा रहा था। ये अपनी पहचान को फिर से पाने का, अपनी शर्तों पर जीने का एक बहुत मजबूत इरादा था। उसने वो भूमिका अस्वीकार कर दी जो दूसरों ने उसके लिए तय की थी। एक तरह से अपनी एजेंसी को रिक्लेम करना था। इसके बाद कहानी बताती है कि आहना ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वो गोवा चली गई, अकेली।
और वहां वो अपनी डायरी में लिखती है, जो शायद उसकी भावनाओं का सबसे सच्चा आईना है। वो लिखती है, मुझे तीनों से प्यार था, हाँ, 3 अलग तरीकों से। एक ने मुझे महसूस करना सिखाया, एक ने मुझे चुना, एक ने मुझे तोड़ दिया। पर मैं अब भी आहना हूं, अधूरी, अपूर्ण, लेकिन बिना किसी मलाल के वास्तविक। आहना का ये खुद का आकलन, ये सेल्फ असेसमेंट, उसकी यात्रा की जटिलता और उसकी कीमत दोनों को उजागर करता है। उसने आज़ादी तो चुनी, लेकिन इस चुनाव ने उसे पूरी तरह से संतुष्ट या संपूर्ण महसूस नहीं कराया। वो मानती है कि हर रिश्ते ने उसे कुछ दिया और कुछ छीना भी। उसका ये कहना कि वो बिना किसी मलाल के वास्तविक है, ये दिखाता है कि वो अपनी कमियों और जटिलताओं को स्वीकार कर चुकी है, पूरी तरह से। भले ही दुनिया उन्हें समझे या न समझे। तो हमने देखा कि आहना की कहानी कैसे एक समझौते से शुरू हुई, फिर जज्बातों के उतार चढ़ाव आए, टकराव हुए, और आखिरकार उसने अपनी आज़ादी चुनी, अपनी शर्तों पर। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल जिंदगी में भी जब इतनी सारी जटिल छाएं हों, सामाजिक उम्मीदें हों, तो किसी के लिए बिना किसी मलाल के वास्तविक होने का आखिर मतलब क्या होता है? खासकर तब जब वो रास्ता शायद दूसरों की नज़र में सही ना माना जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब कभी ना कभी